स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का दूसरा अध्याय, नए राजा और उनके राज्य। अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। चलिए मानचित्र देखते हैं। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, जिनका क्षेत्र ये वाला था, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र वाला, पाल, चोल, चौहान के स्थान हमने निर्धारित किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं। इनकी जो भी सीमाएं हैं परिवर्तनशील है, चेंज हो सकती है। यहाँ कलिंग है, ठीक है, कलिंग हो गया, चोल हो गया, चोर हो गया, पंड्यान हो गए, उत्काल हो गया, पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए। ठीक है। नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत व महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का आता है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मान क्षत्रिय न हुए हैं, क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने भी अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूषमन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये एलोरा की गुफा की है, जिसमें 15 भित्ति चित्र हैं, जिसमें विष्णु को नरसिंह अवतार में बताया गया है। नरसिंह अवतार का मतलब पुरुष व सिंह दोनों के रूप में। ये राष्ट्रकूल काल की कृति है। ठीक है। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं से कईयों ने महाराजाधिराज, जो राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तनी, तीनों भुवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत व साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं में उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था व बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने का वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम व कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने वाले कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल लगाने पर वाले कर, वह पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकारी हासिल करने पर लगाने वाले कर इत्यादि का उल्लेख भी मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था की
वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने या जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पद अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सामर्थ्य प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही ये किए जाते थे। प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ये ऐसे ब्यौरे मिलते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई थी। वह ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह देखते हैं। आंध्र संदेव सिंध विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है, के राजा उनके आगे सभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग जो बंगाल का हिस्सा था, अनर्थ गुजरात का हिस्सा था, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा था, किरात वनवासी, तुर्सक तुर्क, वत्स व मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था। किसने? नागभट्ट की उपलब्धियां देख रहे हैं हम। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेख होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। जो चित्र 2 है उसमें क्या दिखाया गया है? ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया ताम्रपत्र का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गई भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी हुई है, यह बतलाने के लिए कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर यह चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते व गहरी झीलें। जिससे ये भूमि मिलती थी वह इसमें से कर वसूल करता था। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूला जाता था। वह पक्की ईंटों के ऊपर माले पर बड़े कमरे बनवा सकते थे, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते थे, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते थे, वह ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकते थे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो व तटबंधों का निर्माण हो। ठीक है। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज था। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तुतियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने एक गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वंशनीय क्षेत्र था। गंगा घाट में कन्नौज नगर,
गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में झगड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में ही की है। जैसा कि हम देखते हैं, पृष्ठ 62 से 66 में शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता व संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसके लिए वे जब एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठाकर ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में से एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण पर खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा रखने का काम सौंप दिया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों का परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहेमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने लगे। वह दिल्ली व अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम से पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों ने का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगानिस्तान के शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों मारा गया और हार गया। चौल राज्य नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। ठीक है, चौल राज्य उसके पड़ोसी देख सकते हैं हम। उरेयूर से तंजावुर तक चौल वंश सत्ता में कैसे आए? कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखियार परिवार की सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चौल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तांजवुर शहर व निसुमुद्दीन देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन व पल्लव के इलाके भी इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चौल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और उसी ने इससे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया व राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका व दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। इस अभियान में उसे एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर व गंगईकोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार थे। चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास में विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बनाए गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यह मंदिर शासकों व अन्य राजा द्वारा बनाई गई
भूमि पर संपन्न हो गए और इन भूमि पर उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने पर खर्च हो जाती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे। उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चौल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाओं देवी देवताओं की है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। चित्र 3 में हम गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर देख सकते हैं। छत पर किस तरह से क्रम से पतली होती गई है और उस पर गौर करेगा। भारी दीवारों पर सजाने के लिए पत्थरों की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चित्र 4 जो है ये कांस्य प्रतिमाएं हैं चौल वंश की। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 में देखेंगे। आगे देखते हैं कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियों में कृषि में भी हुई। उन्होंने नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली एक कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यह शाखाएं बार बार पानी उलचित है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी हुआ कराती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं व 6वीं शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे व पानी के खेतों तक लाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। चित्र 5 में देख सकते हैं, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु की एक जलधारा है जो हौज नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी। सिंचाई के लिए पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे व कुछ इलाकों में जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों के सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचाई खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी प्रशासकीय कार्य करते थे। वोल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज और अच्छा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुंबेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन व किसान भी बताया गया है। अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान व ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा किया जाता था। यह सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। उनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों दीवारों पर डोरावर दर्ज किए जाते थे। नगरम
के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्यों में संपादित करते थे। तमिलनाडु व चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इन सदस्यों के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों पर रख दिए जाते थे, और किसी एक छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख व लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल तक कोई समिति का सदस्य रहा है तब किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं व शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती थी, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्द व औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरमन से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फुस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अट्टा पड़ा पुल्लिया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण व वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के भार मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों के में लगे खेतियार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियों के झुंड मिलते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछमते चले रहे थे। मारडू के पेड़ों की छाया में मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया था। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन पर बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियों के पिल्ले दूध पिलाने के लिए बाद लेटे हुए थे। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलायार, जो पुलाया का बहुवचन है, को दिन के काम के लिए हाँक लगाते हुए बाग दे दी थी। धान कुट्टी लहरदार बालों वाली पुलिया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये सब क्या है, ये अभिलेख में दिखाया गया है। वहाँ के जो मजदूर वगैरह थे वह कैसे रहते थे। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में से ये व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। भारतीयों में क्या था, वहाँ पे सत्ताधारियों की वह आपसी जानकारी से ही पद दे दिए जाते थे। अब इनके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जोड़े बनाओ। गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे? गुजरात व राजस्थान। राष्ट्रकूट कहाँ था? पश्चिमी दक्कन। पाल कहाँ थे? पाल थे बंगाल में। और चौल कहाँ थे? तमिलनाडु में। दूसरा प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन से थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, चौल साम्राज्य में सभा की
किसी समिति का सदस्य बनने की आवश्यक शर्तें क्या थी? उनके पास घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35-70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर वे पिछले 3 सालों से दूसरी समिति के सदस्य हैं तो इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते थे। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्रश्न नंबर 4 है, चाहे मानवों ने के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? गुजरात व उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? प्रारंभ में राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। दंतीदुर्ग ने जीतने के बाद हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया। इस अनुष्ठान को ब्राह्मण कराते थे तथा इसके करने से यह होता था कि यज्ञ करने वाला क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय बन जाता था। इस प्रकार राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और भारत की कला, संस्कृति और समाज में अहम योगदान दिया। प्रश्न नंबर 6 है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने में के लिए क्या किया? नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्नलिखित काम किए। राजाओं के सामंत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राजवंशों के लिए उपहार लाना, दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद सामंत अपने आप को महासामंत व महामांडलेश्वर घोषित कर देते थे। नए राजवंश अपने स्वामी की आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा किया करते थे और कुछ लोगों ने राजा बनने के लिए सैन्य कौशल का भी सहारा लिया। प्रश्न नंबर 7 है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? चोल साम्राज्य में ने तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था की काफ़ी विकास किया था। कृत्रिम रूप से सिंचाई के लिए उन्होंने कई पद्धतियाँ अपनाई। उन्होंने पानी एकत्र करने के लिए कुएं खुदवाए, सरोवर व तालाब बनवाए। सिंचाई योजना बनाकर की जाती थी जिससे गांव के लोग और प्रशासन साथ देते थे। प्रश्न नंबर 8 है, चौल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? चौल साम्राज्य में मंदिर, नगर और उसके आसपास के केंद्र होते थे। मंदिरों को अनेक प्रकार की दानवीरों से भूमि प्रदान की जाती थी। मंदिरों में शिल्प कला का विकास भी हुआ। मंदिरों में पूजा भी होती थी और गतिविधियां भी की जाती थी। मंदिर आर्थिक व सामाजिक विकास का केंद्र था। वह मंदिर में कांसे की प्रतिमा का निर्माण होता था। अधिकतर देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी और कुछ भक्तों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती थी। प्रश्न नंबर 9, मानचित्र को देखना है वह आप खुद देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरू के चुनाव किस तरह से अलग थे? आधुनिक भारत में पंचायत के चुनाव उत्तर मेरू के चुनाव से इस प्रकार काफ़ी अलग थे। आज ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, जबकि उत्तर मेरू में उम्र सीमा 35-70 थी। वेदों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, उत्तर मेरू में था। संपत्ति का होना या ना होना मतदाता का चुनाव में मतदान करने या चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता था, पर उत्तर मेरू में भूमि स्वामी, वह व्यक्ति जिसके पास अपना घर हो, वही सदस्य बन सकता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंचायती चुनाव प्राचीन काल से उत्तर मेरू के चुनावों से काफ़ी भिन्न थे। प्रश्न नंबर 11 भी आप स्वयं कर सकते हैं और प्रश्न नंबर 12 भी आप स्वयं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी प्रकार बढ़ते रहें। धन्यवाद।